पिछली क्लास में हमने काफी कुछ डिस्कस किया था। आज हमें डिस्कस करना है बेसिकली थोड़ा और डिटेल में कि जो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल होती है, जो कि हमारे ये कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल हमने डिस्कस करना था। और आई विल डिस्कस दैट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। कैसे, जरा यहाँ देखिए। ये देखिए, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की जब मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है? ऑथराइज्ड ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हमारे पास आती है। मान लिया जाए हमारे पास कितने थे? 10 लाख। 10 लाख शेयर्स हमारे पास थे। 10 लाख इक्विटी शेयर्स की हमारी ऑथराइजेशन थी मेमोरेंडम एसोसिएशन के सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर कि हम 10 लाख इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं मार्केट में। इसे एक टेबल बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा उसको, ठीक है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं इनमें से। अगर हमारे पास ऑथराइज थे तो हमने क्या किया? हमने उन ऑथराइज में से यहाँ पर ऑथराइज के बाद इशूड, हमने आउट ऑफ 10 लाख हमने 8 लाख शेयर जो है उन्हें इशू कर दिया। तो जो बाकी 2 लाख बच गए, क्या हो गए वो? अनइशूड है। क्या है वो? अनइशूड है। कितने? 2 लाख इक्विटी शेयर्स। जो लोग ऑनलाइन है उन्हें बोर्ड दिख रहा होगा, और ऑफलाइन वालों को तो दिख ही रहा है। 8 लाख इशू है, 2 लाख क्या अनइशूड है। ये 2 लाख हमने बोला था ना, इट्स अ चॉइस ऑफ कंपनी। दे कैन इशू ऑल ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये दे कैन कीप सम अमाउंट विद देम एंड बाकी इशू कर लें। इस कंपनी ने डिसाइड करा कि हम 8 लाख अभी डाल देंगे, बाकी का बाद में डालेंगे। तो अब जो हमने इशू कर लिया, इशूड के बाद देखिए आप क्या होता है। इशूड के बाद आपके दो कैटेगरी बनती है। एक सब्सक्राइब्ड सब्सक्राइब्ड और दूसरी बनती है क्या? अनसब्सक्राइब्ड। अनसब्सक्राइब्ड दो कैटेगरी बनती हैं इशूड को, सब्सक्राइब्ड और अनसब्सक्राइब्ड में। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि आप लोग क्या करते हैं। हाँ बोलो। तुम्हारे पास 10 लाख के शेयर हैं, 10 लाख रुपए के फेस वैल्यू में लिख नहीं रहा, मे भी 10 10 रुपए हो तो। तुमने डिसाइड करा कि तुम्हारे जो ऑपरेशंस हैं, लाइफ लॉन्ग ऑपरेशंस में से मेजर ऑपरेशंस, फॉर्मेटिव ऑपरेशंस, जिनसे तुम्हारा बिजनेस का स्ट्रक्चर खड़ा होगा, इस महीने होने वाला है या इस साल होने वाला है। तो तुमने क्या किया? अपने मेजोरिटी 80% ऑफ योर स्टेक होल्डिंग जो थी उसको इशू कर दिया मार्केट में। यू यू हैव गॉन टू द मार्केट। कैसे होता है मार्केट में? मार्केट में जाते हैं हम, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लेके आते हैं। देर आर सर्टेन कैटेगरीज, मैं बताऊंगा बाद में। इस तरह से आप शेयर ऑफर कर देते हैं मार्केट में। तो ये 8 लाख शेयर वो हैं जो आपने मार्केट में ऑफर करे। देयर मे बी नंबर ऑफ वेज थ्रू विच यू कैन ऑफर द शेयर इनटू द मार्केट। आप अपने प्रोस्पेक्टस को छपवा के इशू कर सकते हो, ठीक है। आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, आप राइट्स इशू कर सकते हो, आप आईपीओ कर सकते हो, ई आईपीओ कर सकते हो। देयर आर नंबर ऑफ वेज। बोलो। नहीं नहीं, अनइश्यूड का मतलब अभी आपने उसे मार्केट में इश्यू नहीं करा। मैंने पिछली बार बताया था, आजिम हाशिम प्रेम जी है, विप्रो के 75% शेयर होल्डिंग उसके पास है, वो उसने मार्केट में ऑफर ही नहीं करी। तो मार्केट में ऑफर करने का मतलब है कि ये मेडन शेयर्स हैं आपके, 10 लाख। उनमें से पहली बार किसको इश्यू कर रहे हो आप? 8 लाख को इश्यू कर रहे हो। बाकी जो 2 लाख है आपने इश्यू नहीं करे। कब इश्यू करेंगे? जब हमें फाइनेंशियल नीड होगी तब इश्यू करेंगे उसको। ऐसा करके चलता है। तो सब्सक्राइब्ड, अब जो तुमने इशू कर दिए, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जितने शेयर तुमने इशू करे जनता उतने के उतने सब्सक्राइब करे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जनता एग्जैक्टली 8 लाख करे, वो प्रैक्टिकली होता नहीं कभी। हो सकता है कुछ कम इशू करें, हो सकता है कुछ ज्यादा इशू करें। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है इसकी? मैंने बोला ना 8 लाख है, मैंने बोल दिया कितना? 7,50,000 सब्सक्राइब हो गया। और यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। क्या, किसका ध्यान रखना होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का ध्यान रखना होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसका हमें ध्यान रखना होता है। और वो कितना होता है? 90% ऑफ द इशूड शेयर्स। 90% ऑफ द क्या होना चाहिए? इशूड सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़े जरा। अब मान लो मैंने इशू कर दिए कितने? इशूड शेयर्स। इशूड शेयर्स मान लो कितने थे? 8 लाख थे।
नाउ जस्ट ईयर, ये मतलब उस ये से लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना ही है इसको। इश्यू शेयर्स हमारे पास कितने थे? 8 लाख थे। अगर एप्लीकेशंस रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 8 लाख, तो ये एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 7,50,000, 7,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिल गई। और एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 9 लाख शेयर्स। तो जब आपके पास क्या होता है, 8 लाख शेयर इशू करते हैं एंड एग्जैक्टली 8 लाख आपको एप्लीकेशन मिलती हैं, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। क्या बोला जाता है? नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। ये नॉर्मल सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। और जब 7 मिल जाए तो क्या बोलते हैं इसको? अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। और जब हमारा ज्यादा हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो चाहे इश्यू ऑफ शेयर्स हो, चाहे डिबेंचर्स हो, तीन पॉसिबिलिटी आपके पास होती है कि या तो आपके जो इश्यू है वो अंडर सब्सक्राइब रह जाए, या नॉर्मल हो जाए, या क्या हो जाए? ओवर सब्सक्राइब हो जाए। आपने देखा होगा जितने भी आईपीओ पास्ट में आए, देवर ओवर सब्सक्राइब, 1.5 टाइम, 2.5 टाइम्स। मारुति का जो आईपीओ आया था बहुत साल पहले, 2006-7 में, वो 250 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया था। शानदार कंपनी है, एवरीबडी वांट्स टू। एसबीआई का जो था आईपीओ, वो मेरे ख्याल से 12 या 13 टाइम से ओवर सब्सक्राइब। जोमेटो का जो था वो 4 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ। इतनी आपको एप्लीकेशन मिल जाती है एक्स्ट्रा। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में आपको एक ध्यान रखना होता है कि कहीं 8 लाख का 90%, इतना मिल गया, इतना मिल गया तो आपका इशू सक्सेसफुल है। नहीं मिला तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। देर इज अ टाइम लिमिट जिसमें आपको पैसा वापस करना है। अभी मैं इशू के प्रोसेस भी पूरा समझाऊंगा। उससे फिर आप जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग औरों से ज्यादा अच्छी बनेगी। क्योंकि बाकी लोग रटते हैं एंट्रीज को, आप लोग रटेंगे नहीं उसको, आपको उसकी नॉलेज अच्छे से आएगी। ठीक है जी। अच्छा, अंडर सब्सक्रिप्शन हो चला, तो मान लो आपके 7,20,000 शेयर सब्सक्राइब होते, 30,000 की कमी रह गई। ऐसे में जो अंडर राइटर होते हैं, दे केम इन फ्रंट। वो क्या करते हैं? बाकी के बचे हुए शेयर सब्सक्राइब करते हैं, और आपका इशू फेल होने से बच जाता है। अंडर सब्सक्राइबर हम इसी इसलिए हम क्या करते हैं, जब अपने आईपीओ को लेके आते हैं मार्केट में, हम बैंकर अपॉइंट करते हैं, अंडर राइटर अपॉइंट करते हैं। अंडर राइटर इसलिए अपॉइंट करते हैं ताकि अगर हमारे शेयर मिनिमम सब्सक्रिप्शन को फुलफिल ना करे तो उसे पूरा करे। अगर सोचो 8 लाख शेयर इशू करे और एप्लीकेशन सिर्फ 1 लाख की मिली है, अंडर राइटर इज बाउंड विथ यू विद अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो आपके बाकी के शेयर खरीद लेगा। लेकिन ऐसे इशू का कोई फायदा है क्या? जनता का ट्रस्ट ही नहीं था आप पे। 8 लाख में से 1 लाख की एप्लीकेशन आपको मिली है, बाकी अंडर राइटर खरीद रहा है क्योंकि मजबूरी, उसने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आपके साथ। ऐसा इसको ऐसा इशू बेकार होता है, उसको बंद कर देना चाहिए कि क्लोजिंग डेट से पहले बंद कर लो। कैजुअलिटी नहीं होगी, कंपनी की बदनामी होती है, बट फिर भी बिना आईपीओ के तो काम चल ही रहा था ना आपका। तो ये आपके पास। और अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, वो ये एक क्वेश्चन ऐसा करने को मिलेगा, एक ऐसा करवाऊंगा। मेच्योरिटी ऑफ क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, क्योंकि जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तभी तो हम क्या करते हैं, प्रो रेटा अलॉटमेंट करते हैं। सिर्फ शेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रो रेटा अलॉटमेंट, इसे बोला जाता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। अब आपके पास 10 लाख एप्लीकेशन आ चुकी हैं, लेकिन आप देनी है 9 लाख, तो आप क्या करेंगे? 10:9 की रेशो में देंगे। आपको 50 लाख एप्लीकेशन आ गई हैं, आपको शेयर देने कितने? 9 लाख, तो 50:9 की में। फिर ऐसे भी होता है, उसको हम वापिस कर देते हैं, भैया नहीं दे सकते, उसको पूरा दे देते हैं, उसको प्रोपोर्शनेट दे देते हैं। दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज। प्रोरेटा अलॉटमेंट से रिलेटेड ही कम से कम 50 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कराऊंगा आपको। तब आप फिर किसी भी हिंदुस्तान की किसी भी किताब के किसी भी क्वेश्चन को उठा के आप सॉल्व करने की पोजीशन में चले जाएंगे। तो देर आर डीप कंसेप्ट इन दिस चैप्टर। जब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं, पार्टनरशिप साफ हो जाती है। इसलिए कह रहा हूँ। और आप सभी लोग अभी बैठे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने पार्टनरशिप जब करी होगी, मैंने आपसे कहा था कि अपने क्वेश्चंस जो आपसे नहीं हुए थे, डिफिकल्ट थे, उनको एक नोटबुक में नोट कर लें, चैप्टर वाइज नोट कर लें। पतली सी यूटी नोटबुक जैसी नोटबुक होती है ना, वो बना लें। फंडामेंटल में 2 पेज, फंडामेंटल में 1 पेज, गुडविल में, चेंज इन पीएसआर, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन, पास ईयर के क्वेश्चन, नंबर लिख लें उनके, या शीट का क्वेश्चन है वो लिख लें। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, हफ्ते में एक बार
एक क्वेश्चन फंडामेंटल का कर लेना हफ्ते में एक बार, पास है जिसमें से उठा लो। उसी एक हफ्ते में एक क्वेश्चन एडमिशन का कर लेना है पूरे वाला। उसी हफ्ते में, मतलब एक हफ्ते में आपको कम से कम 6 क्वेश्चन कर लेने हैं, 7 क्वेश्चन कर लेने हैं। एक रिटायरमेंट डेथ का फुल फ्लेज कर लिया कभी, एक डेथ का लोन अकाउंट वाला कर लिया, एग्जीक्यूटर अकाउंट वाला कर लिया। ऐसा करने से पार्टनरशिप नहीं भूलोगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करोगे, पार्टनरशिप बिल्कुल वाइप वाइप आउट हो जाएगी। फिर जब मैं रिवीजन में लेके चलूंगा पार्टनरशिप, तब आप बोलोगे ये क्या करवा रहे हो आप। बेस्ट तरीका यही होता है, क्योंकि पार्टनरशिप इज वेरी इंडिपेंडेंट। इशू शेयर्स अपने आप में डेप्थ वाला टॉपिक है, और एनालिसिस बिल्कुल अलग चीज है। तो जो भी आप चैप्टर पूरा करते चलें, हफ्ते में मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऐसे डिसाइड कर लीजिए 7 दिन, कि मंडे को मुझे फंडामेंटल का क्वेश्चन करना है, ट्यूसडे को मुझे एडमिशन का करना है, वेंसडे को मुझे गुडविल का करना है, ठीक है, थर्सडे को मुझे चेंज इन पीएसआर करना है। या फिर चेंज इन पीएसआर और गुडविल एक ही दिन कर लेने हैं, एक एक क्वेश्चन कर लेने हैं। हाउ डज इट मैटर? इतना आसान है रिविजन करना, बताओ। तुम सोचो, जो बच्चों ने मेरी बात मानी है वो दे आर एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड एंड दे गॉट वेरी गुड मार्क्स। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम डिसोल्यूशन पे आ गए हो, ये रिटायरमेंट भूल गए हैं थोड़ा सा, एडमिशन तो पता नहीं कहाँ चला गया, फंडामेंटल तो याद ही नहीं आ रहा। इट हैपेंस विद एवरीबॉडी। मैं एक साल ना पढ़ाऊं, मैं खाली हो जाऊंगा। हो जाते हैं। ठीक है जी। उस नोटबुक के सहारे आपको 100-200 क्वेश्चन रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप हफ्ते में एक क्वेश्चन कर लें। अगर आपको लगता है ज्यादा भूलते हैं तो दो दो क्वेश्चन कर लें, मंडे का, ट्यूसडे का। तो डू थिंक विद योर बिजनेस स्टडीज एज वेल। आप कुछ ना करिए, बस सिर्फ डिसाइड कर लीजिए कि भाई मेरे हफ्ते में 7 दिन है, मुझे आधा आधा चैप्टर पढ़ लेना है या एक चैप्टर पढ़ लेना है। बिजनेस स्टडीज में तो आप 10 दिन का साइकिल भी निपटा सकते हैं, कि 10 दिन में मुझे पिछले 5 चैप्टर आधे आधे सिर्फ पढ़ लेने हैं। सिर्फ पढ़ना है चैप्टर्स, और कुछ नहीं करना। जब आप चैप्टर्स पढ़ते चलेंगे, तो चैप्टर के बिटवीन जो लाइनें निकल कर आई हैं, वो आपको एग्जाम में रिकॉल होंगी। बिजनेस स्टडीज में क्यों फंसता है आदमी? उसे रिकॉल ही नहीं होता कि कहाँ से लिख के दिया हुआ है ये। तो जब आप कॉन्स्टेंटली पढ़ेंगे तो क्या होगा? सेम यू हैव टू डू विद द मैथमेटिक्स। अब आप बताइए मुझे, हफ्ते में 7 दिन 2 क्वेश्चन मैथ्स के, एक क्वेश्चन अकाउंट्स का, आधा चैप्टर बिजनेस स्टडीज का पढ़ना कितना मुश्किल काम है? वट एवर शेड्यूल यू हैव, अंटिल अनलेस यू हैव अदर एंगेजमेंट्स, है ना, सहेली बोलती है बेबी तुम हमें टाइम नहीं देते हो, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर तो चलेगा। एनीवे चलिए, ये स्ट्रेटेजी थी, इसे आज से अपना लेंगे तो दैट विल बी बेटर टू यू, है ना। वरना फिर क्या होगा, फिर बोलेंगे हम तो भूल रहे हैं। नहीं भूलोगे इससे आप। अब हम इस पे दोबारा से चले आए। सब्सक्राइब 750 हुआ, अनसब्सक्राइब कितना हो गया? 50,000 हो गया अनसब्सक्राइब। ये सब्सक्राइब कब होंगे? नहीं होंगे, ये तो फेल ही होगा एक तरह से, है ना। इनका क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है इनका, पड़े रहने दो इनको। इनकी कोई अकाउंटिंग सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले इनकी भी सिग्निफिकेंस होती थी, इसलिए अब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेट देम आइसोलेटेड इन दैट वे। अब आई सब्सक्राइब पे। क्या तुम्हें लगता है कि जनता इतनी जोशीली है कि सारे के सारे आपको पूरा का पूरा पैसा दे देंगे? जिन जिन ने एप्लीकेशन मनी दे दिया आपको, मान लिया आपने एप्लीकेशन पैसा 5 रुपए पर शेयर मंगाया था, तो आपको लगता है कि सारे के सारे 5 रुपए पर शेयर, एप्लीकेशन ही, एप्लीकेशन तो हो ही गया था, अलॉटमेंट आपने, एप्लीकेशन तो तब मिलता है ना जब सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है बंदा, बाकी का पैसा। तो देखिए कैसे करेंगे अब। थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं इसको, या इस तरफ। अब हमें क्या करना है, सब्सक्राइब के बाद इसके दो हिस्से बन जाते हैं। सब्सक्राइब के बाद हो जाता है क्या? जब सब्सक्राइब हो जाते हैं, फिर आप जनता से बोलते हो भाई लोगों दे दो, इसको बोलते हैं क्या? कॉल्ड अप। क्या बोला जाता है? कॉल्ड अप। और ये क्या होता है? इसको बोलते हैं क्या? अनकॉल्ड। ये है कॉल्ड अप कैपिटल, वो है अनकॉल्ड कैपिटल। आप बोलते हैं कि यार 7,50,000 लोगों में से आप 7 लाख लोगों को बोलते हैं, 7 लाख, 7 लाख एप्लीकेंट को बोलते हो कि भैया पैसा दे दो। 50,000 को आप बोलते हो रुक जाओ, तुमसे हम जब मंगवाएंगे तब मंगवाएंगे। तो सब्सक्राइब के बाद क्या हो गया? कॉल्ड और अनकॉल्ड। अब आपको लगता है कि भाई हमें एक साल के लिए चाहिए, अभी सिर्फ पैसे की कितनी जरूरत है? जितना कि 7 लाख लोग दे हमें, बाकी पैसा हम 6 महीने 8 महीने बाद मंगवा लेंगे। तो आउट ऑफ 750 कॉल्ड अप कितना है आपका? 7 लाख। आपकी अकाउंटिंग 7 लाख से शुरू हो जाएगी। 50,000 अनकॉल्ड है, पड़ा रहने तो उसको अनकॉल्ड। ठीक है। अब ये कॉल्ड अप हो गया, इसके बाद दो कैटेगरीज बनती हैं। कॉल्ड अप की दो कैटेगरी कैसे बनेंगे जरा देखिए। एक को बोलते हैं हम लोग क्या? पेड अप। क्या बोलते हैं? पेड अप। और एक को क्या बोलते हैं? अनपेड। पेड अप इसको बोलते हैं अनपेड कॉल्स,
या इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, कॉल्स इन अरियर। क्या बोला जाता है? कॉल्स इन अरियर बोला जाता है इसको। ये भी बड़ा दुख देता है आपको। इस बार कंपार्टमेंट के पेपर में क्वेश्चन आया, नहीं पिछली बार के मतलब इस बार के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन कंपार्टमेंट में आया था अभी क्वेश्चन, क्या कि रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो ये क्वेश्चन होता है ना इशू ऑफ शेयर्स का, कॉल्स इन एरियर के साथ और कॉल्स इन एरियर के बिना भी होता है। तो जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको क्वेश्चन कॉल्स इन एरियर विदाउट कॉल्स इन एरियर दोनों कराऊंगा, लेकिन बाद में मैं क्वेश्चन कॉल्स इन एरियर के साथ करना शुरू कर देता हूँ। तो ये क्या कहलाया आपका ये, दिस इज व्हाट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप फिर से समझा दो। हाँ बता रहा हूँ, रुक जाओ। आउट ऑफ 750 आपने 7 लाख शेयर होल्डर से पैसा मंगवा लिया। 50,000 शेयर होल्डर को बोला कि भाई अब सम बाद में मंगवाएंगे। देखो हुआ क्या, आपको 7,50,000 एप्लीकेशन मिली। हर एप्लीकेशन पे आपने क्या कर दिया, 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से दे दिया था। मान लिया एक शेयर की वैल्यू 10 रुपया था। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बोलूं मैं इसकी या क्या बोलूं, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू बोला जाता है। मान लो कितनी थी, 3010 थी। तो आपने क्या कर दिया, ये जो थी, मान लो एप्लीकेशन स्टेज पर आपको कितना पैसा मिल चुका था, ₹2 मतलब आपको पर शेयर मिल चुका था। जब 8 रुपये पर शेयर रह गया, तो आप क्या कर रहे हैं, 7,50,000 शेयर में से ये जो है 7 लाख वाले, इनसे बाकी का 8 रुपया मंगवा लेते हैं और इनसे बाकी का 8 रुपया नहीं मंगवाते हैं। ये है मेरा कहने का मतलब। शेयर की वैल्यू 10 रुपया, एप्लीकेशन में सबने 2 रुपये दे दिया, आपने शेयर अलॉट कर दिए। अब सबसे 8 रुपीज मंगवाना रह गया ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हम अकाउंटिंग कौन सी वाली पढ़ रहे हैं, 50 साल 40 साल पुरानी। अब जब किसी आदमी की सैलरी 150 रुपया हुआ करती थी और एक शेयर की वैल्यू तब भी 10 रुपया हुआ करती थी। सिविल सर्वेंट या आईएएस ऑफिसर उनकी सैलरी 1100 1200 रुपया हुआ करती थी तब, 1970s में। 1,000 रुपये सैलरी थी सिर्फ। क्लर्क की सैलरी 75 रुपीज, 150 रुपीज ऐसे हुआ करती थी। ठीक है जी। कैसे वो सब्सक्राइब करते, तो जो शेयर कैपिटल का पैसा टुकड़ा टुकड़ा करके मंगाया जाता था। तो आपने 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन में मंगवा लिया, कितना रुपए रह गया, 8 रुपया। अब ये 7 लाख शेयर से आपने बाकी का 8 लाख मंगवा लिया, और ये जो 50,000 है इनसे बाकी का 8 रुपया नहीं मंगवाया। तो ये है कॉल्ड अप या अनकॉल्ड, और ये सब्सक्राइब्ड आंसर। आई थिंक तो जिसने क्वेश्चन पूछा था, दैट पर्सन इज ओके विद दिस। बोलिए। अच्छा। अब बारी आई किसकी, पेड अप की। 7 लाख में से 7 के 7, अब जैसे पेड अप की बारी आई तो थोड़ा सा मैं इसको और छोटा करूं जरा, यहाँ देखिए। हाँ, अब क्या हुआ, ये जो पेड अप है 7 लाख में से, पेड अप जो है मान लो वो आपके पास, मान लिया जाए कि 6,50,000 शेयर होल्डर ने 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से पूरा पैसा दे दिया। और जो 50,000 हैं, 50,000 शेयर होल्डर, इन्होंने पैसा नहीं दिया। तो ये कॉल्सन अरियर हो गई। अब आपके पास क्या चॉइस है, पैसा तो फंस गया। आप इनको एक रिमाइंडर भेजेंगे, 2 रिमाइंडर भेजेंगे, इनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे 3 रिमाइंडर भेजेंगे। फिर अगर कुछ नहीं होता तो 90 डेज के बाद, लास्ट लास्ट नोटिस के 30 डेज के बाद आप उनके शेयर फोरफीट कर देंगे। क्या कर लेंगे, उनके शेयर फोरफीट कर लेंगे। इन्होंने कितना पैसा दे रखा था, 2 रुपये पर शेयर दे रखा था ना, 1 लाख रुपया फोरफीट हो गया। या उन्होंने 3 रुपये पर शेयर दे रखा था, तो कितना हो गया, 15 into 3, 1,50,000 फोरफीट हो गया। इसे कहते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स। ये भी एक अपने आप में क्या है, अच्छा खासा कंसेप्ट है। और बोर्ड के एग्जाम में फोरफीचर ऑफ शेयर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो दिस इज क्लियर, ये फ्लो चार्ट आपके सामने चल रहा है। हमने इशूड बोला, अनइशूड बोला, सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड, कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप, कॉल्ड अप एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अनकॉल्ड वाले को अभी मंगवाऊंगा ना, चार्ट पूरा तो होने दो, अभी मंगवाएंगे, सब्र करो, मिलेगा सब कुछ। आइए देखिए अनकॉल्ड वाले को कैसे करते हैं। यहाँ चले अनकॉल्ड वाले पे, ऐसे दो हिस्सों में बांटा इसको। ये दो हिस्सों में बांटा, ठीक है, ध्यान से देखना। इसका एक पार्ट तो क्या कहलाता है, एक पार्ट को बोलते हैं हम लोग रिजर्व कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको, रिजर्व कैपिटल। और जो दूसरा वाला बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनरिजर्व, अनरिजर्व कैपिटल। ऐसे वाले को, ये 50,000 है ना, इनमें से आपने बोल दिया कि 30,000 जो है वो क्या है, रिजर्व कैपिटल में जाएंगे, और जो 20,000 है वो क्या है, अनरिजर्व कैपिटल में पड़े रहेंगे। ये है होता है। अब
इसका समझिए क्या पर्पस है। नहीं नहीं, आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है अपनी मीटिंग में, एनुअल मीटिंग में, और बताना पड़ता है कि ये जो 50,000 जिनसे हमने पैसा नहीं मंगाया था, इनमें से 30,000 ऐसे हैं, इतने बहादुर लोग हैं, इनसे हम कभी कंपनी की लाइफ टाइम में पैसा मंगवाएंगे ही नहीं। ये कहते हैं ऐसा जुल्म क्यों भाई। और इनका स्टेटस वही रहेगा पूरा, ये वोटिंग भी देंगे, इन्हें डिविडेंड मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन इनसे पैसा नहीं मंगवाएंगे। क्यों नहीं मंगवाएंगे, मैं एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता चलता है कि भाई हमारी औलाद ना भयंकर निकम्मी है। यूएस में, यूरोप में और यूएस में ही ज्यादा चलन है, हमारे देश में तो फिर भी कम है। हमारे देश में क्या करते हैं, चलो क्या करते हैं, जैसे मेरे गांव में एक बुजुर्ग लेडी थी, उनके बच्चे सारे नालायक थे, उसने क्या किया, अपने जिंदा जी रहते ही अपना श्राद्ध कर दिया। हाँ, उसे पता चला मेरे मरने का तो मेरा श्राद्ध भी ना करो, श्राद्ध कर दिया, ब्राह्मण भोज कर दिया, गांव को जिम्मा भी दिया। ठीक है, उसके बाद बोला मैं मर जाऊं, करना ना करना, और बच्चों को ज्यादा से बेदखल कर दिया। ठीक है, अब जब ज्यादा से बेदखल कर दिया बच्चों को, तो बच्चे क्या अब अंतिम संस्कार करेंगे उसका। तो यूएस में भी ऐसे ही करते हैं लोग, क्या करते हैं, अपना फिनरल जो होता है, फिनरल कंपनीज को क्या करते हैं, वो पहले पैसा वैसा, स्पॉट क्या है, जगह क्या है, किस ताबूत में वो जाएंगे, किस प्रीस्ट को बुलाएंगे, कौन कौन लिस्ट में आएगा, सब अरेंज कर जाते हैं। बिल्कुल सही है, फिनरल सर्विस ले लेते हैं वो लोग। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, वही कर रही है। कंपनी को मालूम है जब कंपनी वाइंड अप होगी, लायबिलिटी तो क्या है मेंबर्स की, लिमिटेड है, उनके ऊपर तो पैसा है नहीं, कंपनी के वाइंड अप करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा भाई। तो दीज आर द रिजर्व कैपिटल है, इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल which is not being called up during the lifetime of a company except in the condition of winding up। तो क्या होगा, रिजर्व कैपिटल का पैसा कब मंगवाएंगे, बाकी पैसा जब कंपनी वाइंड अप होने वाली होगी। वाइंड अप कब होगी हमें क्या पता। और ये वाले जो है ये फ्री है, इन्हें हम लाइफ टाइम में कभी भी पैसा मंगवा सकते हैं। अब सुनो रुको, मैं बोलूँ कि यार तुम मुझे क्यों रख रहे हो रिजर्व कैपिटल में, तो इसलिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, और जो शेयर होल्डर ये वाले, इनको कन्विंस करा जाता है कि भाई आप रिजर्व कैपिटल रहेंगे, जब भी या आपके जो भी सक्सेसर के पास शेयर होल्डिंग होगी, अनपेड अमाउंट के लिए तो लाइबल ही हो ना। 8 रुपए का पैसा तो इनसे भी लेना था, तो वो 8 रुपए हम कब मंगवाएंगे उनसे, जब वाइंड अप होने वाली है। अब वाइंड अप कब होगा हमें नहीं पता, कि नहीं बिल्कुल नहीं, खत्म, ये तो बैलेंस शीट में शो भी नहीं होते हैं, दे आर नॉट शोन। क्या तुम बता दोगे इश्यू ऑफ शेयर्स की, कंपनी कंपनी चलाने वाले, भाई जब हमारी कंपनी डूबेगी ना, इन लोगों से हम क्या मंगवाएंगे, पैसा मंगवाएंगे। नहीं, नहीं करते ऐसा, ये तो शो भी नहीं होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, दे आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। ठीक है जी, क्या होते हैं ये रिजर्व कैपिटल, अनरिजर्व कैपिटल, जरा देखें एक बार, तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया आपको पूरा का पूरा। इश्यू ऑफ शेयर्स में हम यहाँ तक नहीं जाते हैं, हम अनकॉल्ड इनानी शूट में भी नहीं जाते, हमारी अकाउंटिंग यहीं तक चलती है, ऑल्सो इन अरियर, फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप पे चलती है। क्या बोले हम लोग, कि हमारे पास ऑथराइज थे, फिर हमने इशू किया, सब्सक्राइब हुए, अनसब्सक्राइब हुए, सब्सक्राइब में से कॉल अप किया, नहीं कॉल किया, नहीं कॉल किया तो कुछ पोर्शन क्या बन गया, रिजर्व कैपिटल बन गया। एक बड़ा ही पॉपुलर डिफरेंस है रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं कि हम लोग अनरिजर्व कैपिटल, कभी भी मंगवा लेंगे, रेजोल्यूशन के दिन इनको फ्री छोड़ देते हैं। वैसे हमने टेंटेटिवली 50 रखे थे, हो सकता है 50 का 50 ही रिजर्व बना लें, लेकिन कंपनी कहती है कि वो कितने लोग एग्री होते हैं उस काम पे हमारी बात चलती है। तो अब आप देखिएगा, अब सबसे एक बड़ा ही पॉपुलर सा डिफरेंस आपके पास आता है। हाँ, जस्ट अ मिनट, आपके पास एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है इशू ऑफ शेयर्स का। एक मिनट में निकाल रहा हूँ आपके सामने। हाँ ठीक है, आई जस्ट शो यू। मैंने ना पिछली क्लास में को कॉपी तो किया था, लेकिन शो नहीं किया था। देखिए, अब हम देखेंगे डिफरेंस, रिजर्व और अनरिजर्व का डिफरेंस। ठीक है, उसको लेके चलते हैं। अरे कहाँ चला गया, जस्ट मिनट, आती है। आइए देखिए जरा, भाई ये दिख रहा है आपको, आपकी बुक का पेज नंबर 8.166 है, क्या स्क्रीन पे विजिबल है बताइए। यस सर। बोलो बेटा, स्क्रीन पे विजिबल है, यस सर। यस सर। पेज नंबर 8.16। आपसे क्या बोला गया यहाँ देखिए,
It is a part of subscribed capital that a company resolves by a special resolution not to call except in the event of winding up of the company. Such shares are shown subscribed but not fully paid up. ठीक है जी। और यहां लिखा है it is a part of subscribed capital which the company has resolved to call at the time of its winding up. Such shares are shown subscribed not. Capital reserve is a reserve which is set aside being a capital profit. दोनों का डिफरेंस बता रहे हैं। कैपिटल प्रॉफिट किससे बनता है? कैपिटल प्रॉफिट बनता है एबनॉर्मल गेन से। जैसे मान लिया आपका बिजनेस है गारमेंट्स का, गारमेंट के बेच के जो आपने पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया, उसे रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन आपने पुरानी मशीन बेच के जो प्रॉफिट कमाया, लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग को बेच के पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया, उसको बोलते हैं हम कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट से बनता है रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट से बनता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व को हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं? टू राइट ऑफ क्या? कैपिटल लॉसेस, है ना। तो इश्यू ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो है कैपिटल लॉस है, तो फिर किससे पूरा करेंगे? कैपिटल रिजर्व से पूरा करते थे। लेकिन क्या है, जब आप थोड़ा आगे चलेंगे तो कैपिटल रिजर्व को पूरा, कैपिटल लॉसेस को पूरा करने के लिए कंपनी में सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज होता है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस यूज होता है। कैपिटल रिजर्व जो एक्सक्लूसिव कैपिटल लॉस होंगे उनके लिए, जब हम पढ़ेंगे एनालिसिस में तब और ज्यादा डिस्कशन इसके ऊपर आएगा। अभी तो फिलहाल कैपिटल रिजर्व किससे बनता है? कैपिटल प्रॉफिट से। और रिजर्व किससे बनता है? रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड पार्ट ऑफ कैपिटल से बनता है। तो चलिए, इसके बीच में जो डिफरेंस है, ये आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में 3 नंबर का आने का चांस बनता है, या 1 मार्कर में। 1 मार्कर में तो खैर नहीं देंगे वो, 3 नंबर में देने का चांस बनता है। थ्योरी में जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन का चांस बनता है। रेजोल्यूशन चैप्टर से 3 नंबर का थ्योरी का बनता है, इससे भी 3 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन देने के चांसेस बनते हैं, लेकिन जनरली एग्जामिनर देते नहीं है। देखिए जरा पीछे पढ़ लीजिए, वरना फिर हाथ इधर देखिए। मीनिंग, इट इज द पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल। क्या बोले थे आपसे? अनकॉल्ड कैपिटल। देखो कहाँ है अनकॉल्ड कैपिटल? ये रहा अनकॉल्ड कैपिटल, ये उसका पार्ट है, अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है। और क्या है ये? विच इज कॉल्ड इन द इवेंट ऑफ कंपनीज वाइंडिंग अप। उससे पहले नहीं मंगवाया जाएगा, रेजोल्यूशन होता इसलिए है। इट इज अ पार्ट ऑफ द रिजर्व विच इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड। कभी भी आप कैपिटल रिजर्व को डिविडेंड के रूप में यूज नहीं करेंगे। उसे एक्सक्लूसिवली कब यूज करेंगे? जब आपका क्या होने वाला होगा? कैपिटल लॉसेस होंगे, यानी कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो जाए, फैक्ट्री में आग लग जाए, नुकसान हो जाए, उस तरह की चीजें हो जाए, लैंड प्लांट मशीनरी बिल्डिंग को लॉस पे बेच दें आप, उस तरह के लॉसेस में आप उसे कैपिटल लॉसेस उसके हिस्से हम पूरा करेंगे। क्रिएशन, रिजर्व कैपिटल इज अनकॉल्ड कैपिटल। रिजर्व इज सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। वो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है, ये अनकॉल्ड कैपिटल से निकलता है। ऑप्शनल है, मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन वो क्या है? अप्रोप्रिएशन और ट्रांसफर टू कैपिटल। देखिए ध्यान सुना, इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव अ रिजर्व कैपिटल। लेकिन यहाँ कैपिटल प्रॉफिट से अगर आपके पास है तो कैपिटल रिजर्व आपको बना लेना चाहिए। मैंडेटरी तो वो भी नहीं है, लेकिन इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर यू फॉर अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ। आप उसको बना के चलेंगे तो ठीक रहता है। रेजोल्यूशन, इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर होता है। रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? जैसे आप लोगों के न्यू ईयर के रेजोल्यूशन होते हैं, भाई अब की बार मैं ऐसा करूंगा, अब की बार वैसा करूंगा, ठीक है, जो कि फरवरी आते आते तक फुर हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद कंपनी के जो रेजोल्यूशन होते हैं, कंपनी में क्या होता है, जैसे मान लिया आपने देखा होगा जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट के लिए रेजोल्यूशन आना था, उनके चक्कर में धनखड़ जी निपट गए, मालूम है आपको। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चाहते थे कि राज्यसभा में आए, और गवर्नमेंट चाहती थी कि लोकसभा में ज्यादा स्ट्रांग है राज्यसभा में। और होता क्या, होना क्या था कि जिस भी जगह पे पहले आएगा वही रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर ले जाएगा। तो राज्यसभा में कांग्रेस के लोगों ने मिलकर पिटीशन दे दी कि जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट जाना था, और जो पहले जाता वो एक्सेप्ट हो जाता। धनखड़ जी मान नहीं रहे थे, उन्होंने कहा चलो तुम ही निकलो। जस्टिस वर्मा तो कहीं बैठे हैं अपना, उनके खिलाफ ना एफआईआर हो रही है ना कोर्ट इंक्वायरी हो रही है, धनखड़ जी सस्ते में निपट गए। ऐसे चलता है। तो वो इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन होता है जिसे पास किया जाता है, फिर उस पर वोटिंग होती है, फिर आईज और नोज ऐसे हाथ पूछते हैं। आपने देखा ना, पार्लियामेंट में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, सबके बाद एक एक स्विच होता है यस और नो दबाने के लिए। यस दबाएंगे, नो दबाएंगे, ऐसे नहीं होगा यस नो दोनों दबा दें, ऐसे भी नहीं होता, ठीक है। और फिर सामने स्क्रीन पे आ जाता है कितने फेवर में कितने अनफेवर में, एंड देन फिर फ्लैश लिखा हुआ आता है रेजोल्यूशन पास्ड, ऐसे लिखा हुआ आता है। ये पहले हाथ उठा के होता था, पर्ची डाल के होता था, अब नहीं होता ऐसा, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन है। भाई एडवांस बनाया है नया पार्लियामेंट, बटन दबाओगे सामने स्क्रीन पे दिख जाएगा कौन हो। ऐसे करके स्पेशल रेजोल्यूशन, या कोई रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, ठीक है जी।
राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, इसको कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। ये तो जब आपका मतलब जब कंपनी का एंड हो रहा होगा, मर रही होगी, तब उस समय इस्तेमाल करते हैं उसको। इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस। जितनी भी तरह के कैपिटल लॉसेस है उनको राइट ऑफ करने के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज नॉट शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। कैटेगरी तो हमें मालूम है, इसे क्लासीफाई किसके अंडर किया जाएगा, किसके अंडर किया जाएगा, सब्सक्राइब्ड और अनकॉल्ड के अंदर इसे कैटेगराइज किया जाएगा। लेकिन शो नहीं किया जाता किसके अंदर, इट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। इसे शो किया जाता है नोट्स टू अकाउंट्स में, शेयर होल्डर फंड के अंदर और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाया जाता है। नोट्स टू अकाउंट्स होता है, बैलेंस शीट बनती है कंपनी की, उसके नीचे बनता है क्या, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट में भी कैटेगरी होती है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर रिजर्व में इसे दिखाया जाता है कैपिटल रिजर्व। तो ये हम थर्ड बुक में पढ़ेंगे ना, जब बैलेंस शीट वाला पार्ट है वैसा, वहां पर ही दिखता है। तो दिस वाज व्हाट, क्या था ये, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व। अब सर जब रेजोल्यूशन समझा दोगे एक बार, अरे रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन का, सर। रेजोल्यूशन का मतलब होता है जैसे कि मान लिया जाए कि आपके फादर फैमिली में एक नया रूल लागू करते हैं कि कोई लड़का या कोई लड़की रात के 11 बजे के बाद घर में तो कोई फोन यूज नहीं करेगा, और 10 बजे के बाद आउटिंग पार्टी पे नहीं जाएंगे। पापा ने सबको खाने की टेबल पे बिठाया और बोल दिया कि भाई अब मैं ये रूल बना रहा हूँ कि 11 बजे के बाद आप फोन यूज नहीं करेंगे, लैपटॉप यूज नहीं करेंगे, सब सो जाएंगे। और दूसरा, 10 बजे के बाद किसी भी आउट स्टेशन पार्टी में आपको अलाउड नहीं है। ये पापा ने रेजोल्यूशन दिया। अब आपकी हिम्मत है उसे मना करने की, ये ना तभी तो पिटता है, बेल्ट से पिटता है तभी है। हाँ हाँ, तो उसने बोला कि मना करने की हिम्मत भी है तुम्हारे अंदर, नहीं है। ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन कहलाता है। ये फैमिली रेजोल्यूशन होते हैं जिनमें घर के हेड उसको करते हैं। अच्छा, जैसे कई बार पहले क्या होता था, एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मेरे दादाजी का टाइम का एग्जांपल है। मेरे दादाजी ना थोड़ा खूंखार टाइप के, वॉरियर टाइप के आदमी थे। उनके हाथ में एक डंडा रहता था, लेफ्टिस्ट थे। जहां उनकी मन करी तो डंडे से सपेट देते थे बंदों को। तो क्या हुआ कि गांव में अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। एक कम्युनिटी की मतलब हमारे यहाँ पर शादी वगैरह कुछ थी, और उस कम्युनिटी का आदमी, लड़की की बारात आने वाली थी। तो जब बारात आने वाली थी, तो बारात में आने से पहले वो हंगामा, शराब वराब पी के हंगामा हंगामा करने लग गया। दादाजी ने बोला बेटा बारात आने वाली है, क्यों हंगामा कर रहा है, मेहमानों में क्या इंप्रेशन जाएगा। अरे ये वो है। दादाजी ने डंडे से सूद दिया उसे, वही सूद दिया, लेटा लेटा के पीटा। ठीक है, और दूसरे खेत में फेंक दिया। और उसके कम्युनिटी वालों को पता चला कि हमारे लड़के को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तब उन्होंने एक अपनी गांव की मीटिंग बुलाई और एक रेजोल्यूशन बोल दिया कि इनकी शादियों में अब से हम नहीं जाएंगे। रेजोल्यूशन पास कर दिया उन्होंने भाई, ये पंचायत वाला रेजोल्यूशन बाइकआउट कर दिया हमारे परिवार का। दादाजी ने कहा कर लो जो करना है। भाई बारात बारात आई, गांव का एक आदमी ना आया उसमें। भाई राणा जी क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं जी, आप ही के पड़े होंगे सब ऐसे ही। चलो जी ठीक है। अब हमारे जितने भी चाचा ताऊ वगैरह जो थे, और दूसरे गांव में भी हमारे लोग थे, उनको भी बुला लिया। बारात बारात का बढ़िया से इंतजाम करा, लड़की की विदाई हुई, बढ़िया रहा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक ये काम चलता रहा। देन फादर टुक इनिशिएटिव, एंड उस गांव दूसरी कम्युनिटी के भी एक समझदार आदमी था कि भाई हम एक ही गांव में रह रहे हैं, इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। फिर से पंचायत बैठी, फिर से एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि अब से हम क्या करेंगे, उनकी शादी में आना जाना करेंगे। हम उनकी शादियों में नहीं जाते थे, वो हमारी में नहीं आते थे। ऐसा, तो ये होते हैं पंचायत वाले रेजोल्यूशन। ठीक है, परिवार के रेजोल्यूशन। वो कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन था कि कंपनी ने बोला कि हम ऐसा करेंगे, हम अपने अनकॉल्ड के 30,000 को क्या रखेंगे, रिजर्व कैपिटल लेके चलेंगे। इट गोज इन दैट वे। ठीक है जी, जैसे रेजोल्यूशन था। अब ऑथराइज हम पढ़ चुके हैं पूरा, देख लिया था हमने ऑथराइज किसे कहते थे। लेट्स मूव फास्ट। इशूड भी हमने देख लिया था, क्या था इशूड। हाँ, द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल था, क्या था इशूड। ज्यादा बड़ा मत हो भाई। इशूड क्या, द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। अच्छा ध्यान से सुनना, इसमें वो भी इंक्लूड होते हैं जो हम किसको देते हैं, डायरेक्टर के जो होते हैं, मेमोरेंडम के सिग्नेचरीज होते हैं, उनको भी हम इंक्लूड करते हैं। ऑथराइज्ड, लिखा ऑथराइज कैपिटल इज नॉट ऑफर्ड पब्लिक सब्सक्रिप्शन। जिसे हम ऑफर नहीं करेंगे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अनइशूड कैपिटल बोलते हैं। फ्लो चार्ट में दिखाया था अभी आपको। फिर सब्सक्राइब कैपिटल आ गया। इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। व्हेन द शेयर ऑफर्ड टू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन दे आर सब्सक्राइब्ड फुल्ली बाय द पब्लिक, द इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल विल बी द सेम। लेकिन हमने बताया ना, इशूड क्या होती है,
सब्सक्राइब कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, और ज्यादा भी हो सकती है। ये हमने कैटेगरी बोली। इट मे बी नोटेड दैट अल्टीमेटली सब्सक्राइब कैपिटल मे बी इक्वल और लेस देन द इशूड कैपिटल। इन केस ऑफ नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब लेस देन व्हाट इज ऑफर्ड, उसे क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और अगर ज्यादा हो जाए तो क्या बोलते हैं? उसे ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है। लेकिन जब इशू खत्म होगा, इशूड और सब्सक्राइब दोनों बराबर ही रहेंगी। और आगे चलते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल किसको बोला? पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। क्या बोला हम लोगों ने? विच हैज बीन कॉल्ड अप ऑन द शेयर्स व्हाट द कंपनी हैज आस्क्ड शेयर होल्डर टू पे। द कंपनी में डिसाइड टू कॉल द एंटायर अमाउंट और द पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो बोला ना, जैसे फेस वैल्यू 10 रुपया है, कंपनी ने कितना कॉल्ड किया? 7 किया। तो उसे 7 को कॉल्ड अप बोलेंगे। जो नहीं कॉल्ड किया उसे क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड बोलेंगे। अब अनकॉल्ड को फिर क्लासीफाई करा था हमने किसमें? रिजर्व कैपिटल या अनरिजर्व में। और चले आगे। पेड अप कैपिटल है। पेड अप कैपिटल किसको बोला? द पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल which has been actually received from the shareholders when the shareholder paid the called amount, and the called up capital is the same as the paid up capital. If any of the shareholder has not paid the amount in call, such is known as what? क्या कहलाता है उसे? कॉल्स एंड एरियर बोलते हैं या अनपेड कॉल बोलते हैं। पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू द कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स एंड एरियर, है ना? जितने भी मंगाया वो, उसमें कॉल्स एंड एरियर माइनस करेंगे तो वो आपकी वैल्यू आती है। अनकॉल्ड कैपिटल किसको बोलते हैं? द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल which has not yet been called up. As stated earlier, company may collect this amount anytime when it needs in future or further. थोड़ा और आगे चलते हैं यहाँ से। और फिर कब इसने बताया क्या? रिजर्व कैपिटल के बारे में, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्या बोले यहाँ पर? कंपनी में रिजर्व अ पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल to be called up only in the event of winding up of the company. Such uncalled capital is called reserve capital of the company. It is available for the creditors on winding up of the company. आपका हिसाब किताब डूब रहे हैं, कोई पैसा वैसा देना रह गया, उसके लिए ये जो फ्लो चार्ट है आपके सामने, वही वाला था। ठीक है। ये एग्जांपल मैं आपको बता ही चुका हूँ किस तरह का था। अह, इसके बाद हम आगे चलें थोड़ा सा। बैलेंस शीट वाला पार्ट अभी लेके नहीं चलेंगे हम लोग। ठीक है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि शेयर्स जो होते हैं उनकी कैटेगरीज बताई जा रही है आपसे। अब ध्यान से समझिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, उसको आप पढ़ेंगे, जरा देखेंगे तो यू विल अप्रिशिएट दैट। सबसे पहले क्या बोला आपको? इट रेफर्स द यूनिट इनटू विच द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। तो शेयर क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है शेयर कैपिटल का। द पर्सन कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी थ्रू शेयर इज कॉल्ड क्या? शेयर होल्डर। और उस पैसे को क्या बोलते हैं? कंबाइन में हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल टुगेदर विद द नंबर ऑफ शेयर्स विच इज डिवाइडेड इज स्टेटेड इन, कहाँ कहाँ स्टेटेड है वो? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। लेकिन शेयर की टाइप जो है वो कहाँ डिसाइड है? वो डिसाइड है कहाँ पर? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये शेयर इक्विटी होगा, प्रेफरेंस होगा, वो कहाँ डिसाइड है? मेमोरेंडम में नहीं, वो कहाँ डिसाइड है? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? रूल रेगुलेशन होते हैं। क्या लिखा है? द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी कैन इशू टू टाइप ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और कौन सा? इक्विटी शेयर्स, जिन्हें ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोला जाता है। ठीक है। तो कहीं हमें दिखता है ना शेयर कैपिटल तो हमारा मेमोरेंडम में सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर है। बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल एसोसिएशन क्या होता है? रूल्स रेगुलेशंस ऑफ कंपनी होते हैं। आर्टिकल्स के अंदर लिखा रहता है कि शेयर इक्विटी होगा, प्रेफरेंस होगा। ठीक है जी। प्रेफरेंस शेयर्स को यहाँ शुरू कर रहे हैं ये लोग। सेक्शन 43 जो है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसका ध्यान रखना है सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अंडर विच सेक्शन प्रेफरेंस शेयर्स आर नोटिफाइड इन द कंपनीज एक्ट, वो आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। अ, अब प्रेफरेंस शेयर्स और बाकी शेयर्स के बारे में अगर 5 मिनट है तो वाइंड अप कर लें इसको। 5 मिनट में वाइंड अप हो जाएगा, सो दैट यू विल बी एट पार विद अदर बैच एज वेल। उनमें ही हो चुका था। ये क्या कह रहा है? प्रेफरेंस शेयर्स किसको बोलते हैं? वन विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। वैसे इक्विटी शेयर वो होता है जो प्रेफरेंस नहीं है, वो बाद में आएगा। तो प्रेफरेंस को इसीलिए पढ़ाया जा रहा है पहले। इनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है टू डिविडेंड टू बी पेड इधर एज अ फिक्स अमाउंट पेबल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एन अमाउंट कैलकुलेटेड बाय फिक्स रेट। 8%, 7%, 9% प्रेफरेंस शेयर का नाम होता है। ये जो 9%, 8% है वो डिविडेंड का रेट होता है, वो फिक्स रेट होता है उसका। वैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है। दो चीजें होती है, प्रेफरेंशियल राइट होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। दूसरा, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इट कैरीज और विल कैरी ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी उस समय दे हैव अ प्रेफरेंशियल राइट ओवर द पेमेंट ओवर एंड अबव इक्विटी शेयर होल्डर। पहले आप क्या करेंगे? थर्ड पार्टी पे करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? डिबेंचर पे करेंगे, फिर किसे पे करेंगे? प्रेफरेंस शेयर को, फिर किसे पे करेंगे आप? इक्विटी शेयर। मतलब डिविडेंड भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले मिलेगा, पेमेंट जो फाइनल है वो भी इक्विटी से पहले इनको मिलेगी, फिर बचा तो वो इक्विटी वालों के पास जाएगा। ठीक है।
क्या कह रहे हैं? दो कंडीशन, द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर मे हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट फुल्ली और टू लिमिटेड एक्सटेंट टू द सरप्लस ऑफ द कंपनी एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर कैसे होते हैं? पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं। यानी कि अगर मैंने थर्ड पार्टी पे कर दिया, डिवेंचर पे कर दिया, प्रेफरेंस भी पे कर दिया, इक्विटी भी पे कर दिया, अगर फिर भी रेजिडुअल बचा, अगर उसमें फिर से प्रेफरेंस वालों का होल्ड होगा तो उसे क्या बोलेंगे? पार्टिसिपेटिंग। नहीं, उनका हेयर शेयर शेयर होगा तो क्या बोलेंगे? नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग इन रेजिड्यूबल प्रॉफिट, एक कैटेगरी ये बनती है। एक होते हैं क्यूमुलेटिव, वो कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। देखिए समझिए क्या होता है। अब डिविडेंड तो तभी देंगे ना जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट नहीं है तो ना इक्विटी पे डिविडेंड मिलेगा ना प्रेफरेंस में मिलेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रेफरेंस में तो परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा और इक्विटी को बचा खुचा मिलेगा। क्लियर? अब यहाँ क्या होता है कि मान लो किसी साल लॉस हुआ, तो उस साल ना इक्विटी को डिविडेंड मिलना ना प्रेफरेंस को मिलना है। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हुए तो मान लो एक साल लॉस, दूसरे साल लॉस, तीसरे साल प्रॉफिट हो गया, तो तीसरे साल में उसको पहले और दूसरे साल का भी मिला के सारा दिया जाएगा। उन्हें क्या कहा जाता है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। जिनमें ये कंडीशन नहीं होती क्या बोलते हैं? नॉन क्यूमुलेटिव। फिर है रिडीमेबल। और क्या? रिडीमेबल। जो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम रिडीम हो जाए, मतलब इनकी रिपेमेंट चली जाए, खत्म हो जाए, उन्हें रिडीमेबल कहते हैं। और बाकियों को क्या कहते हैं? इरिडीमेबल। और एक होता है कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल भी होता है, कि भाई प्रेफरेंस शेयर को आप क्या कर दें? इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं कर सकते हो तो क्या बोलते हैं? नॉन कन्वर्टेबल होता है। बुक्स ने नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, बट दैट एग्जिस्ट। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब इक्विटी शेयर देखिए किसको बोल रहे हैं? इक्विटी शेयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 दोबारा से आ गया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कंपनीज एक्ट, इक्विटी शेयर इज अ शेयर विच इज नॉट व्हाट? प्रेफरेंस शेयर। तो दे डोंट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल को बोला जाता है इक्विटी ऑर्डिनरी शेयर्स। अब ध्यान से समझना बात को। ये शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी डिविजिबल प्रॉफिट इनको मिलेगा, बचा हुआ वो भी रेजिडुअल। ठीक है, बाकी सबके इंटरेस्ट इंटरेस्ट बाकी सबके राइट पूरा करने के बाद। ठीक है, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट फिक्स्ड, इट मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट अवेलेबल। और एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ देखिएगा, इक्विटी शेयर में बी विद वोटिंग राइट और विद डिफरेंशियल राइट इन वोटिंग। अब जब टाटा ने जगुआर लैंड रोवर की एक्विजिशन करी थी ना, तो उन्होंने क्या करा था? इक्विटी फंडिंग करी थी। और इक्विटी में भी पता कौन से शेयर इशू करे थे? प्रेफरेंशियल वोटिंग राइट वाले। मतलब इनफैक्ट उनमें वोटिंग राइट था ही नहीं। उन्होंने वो इक्विटी शेयर इशू करे थे जिनमें वोटिंग राइट ही नहीं है। सो इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस, वहीं से वो प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी, कॉमन प्रैक्टिस। इट्स एप्लीकेबल एज पर द कंपनीज एक्ट विद वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंशियल राइट्स टू वोटिंग, डिविडेंड वोटिंग और डिविडेंड का, और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। ये हमारे इक्विटी शेयर्स हुआ करते थे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, इक्विटी शेयर की कैटेगरीज, इक्विटी शेयर्स विद प्रेफरेंशियल राइट टू वोटिंग और टू डिविडेंड, वैसा करके। और भी कोई राइट होते हैं जो कर्टेल करे जा सकते हैं। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर को एनुअल जनरल मीटिंग में वो जा सकता है, लेकिन आपने उस तरह के बोले कि नहीं तुम एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं जाओगे। क्या करोगे जब तुम्हारा वोटिंग राइट ही नहीं है? तो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, अब ये तो आप खुद ही देख लेना इसको। इसको हम बंद कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास से हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। आई विल गिव यू द हैंडआउट्स एज वेल। और जो मैंने कहा था, कल के दिन बैठ के छोटी सी नोटबुक बना लेना, अपने चैप्टर को पीछे देख लेना। जब आपने प्रैक्टिस करी थी तो कोई ना कोई तो मुश्किल लगा था ना, उसको नोट कर लेना एंड उन्हें रिवाइज करते रहना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम वाइंड अप कर रहे हैं।